गहरी अंधेरी रात थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल पसरा हुआ था। रात के सन्नाटे में जंगल से जंगली जानवरों की आवाज और किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। सड़क पर करीब 20 से 25 साल की एक युवती ठंड से कांपते हुए अपने कंधों को हाथों से सिकोड़े शायद किसी मदद की तलाश कर रही थी। उसने भरी ठंड में लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। हवा उसके शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शिकन थी। काश कोई तो मिल जाए मदद के लिए, वरना आज तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक काली गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वो तेज कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ी और शीशे पर खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगता है गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी यहाँ खड़ी है तो इसका मालिक कहीं आसपास ही होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं यहाँ अकेली फंसी नहीं रह सकती। श्रुति उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। सड़क के दाहिनी तरफ बने जंगली रास्ते से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जोर जोर से हाँफ रहा हो। लगता है गाड़ी का मालिक अंदर है। हिम्मत कर श्रुति, आगे बढ़। श्रुति ने हिम्मत जुटाई और आगे कदम बढ़ाए। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसके कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो घबराई। ठंडी रात में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। आप यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेली कैसे रह गई? क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है या कोई और परेशानी है? रात में ये जंगली इलाका बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। उस आवाज को सुनकर श्रुति पीछे मुड़ी। उसके सामने करीब 30-32 साल का नौजवान खड़ा था। श्रुति को देखते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। उस लड़के ने गाड़ी की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा। आपके कपड़े भीग गए हैं और आप कांप भी रही हैं। आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है कि आप काफी डरी हुई हैं। अगर चाहें तो मेरी गाड़ी में बैठकर थोड़ा आराम कर सकती हैं, या फिर बताइए आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। दरअसल मैं मदद की तलाश में ही यहाँ आई थी। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भागी हूँ। आप अच्छे इंसान लगते हैं। मेरा घर यही पास वाले गांव में है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। वो दोनों गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। श्रुति भीग चुकी थी और जल्दी से अंदर बैठ गई। लाल साड़ी में वो पहले ही खूबसूरत लग रही थी। अब उसके भीगे चेहरे और शरीर से टपकती बूंदें बार बार अरुण का ध्यान उसकी ओर खींच रही थी। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? नहीं होगी अभी, बस मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। ऐसा कहते हुए अरुण ने श्रुति की ओर हल्की मुस्कान दी। श्रुति भी हल्का मुस्कुराई और नजरें झुका ली। गाड़ी चलते हुए अरुण का ध्यान बार बार भटक रहा था। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी और एक जली हुई औरत गाड़ी के सामने टकरा गई। अरुण ने झटके से ब्रेक लगाया। क्या हुआ? आपने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? तुमने देखा, वो औरत हमारी गाड़ी से टकराई। वो पूरी जली हुई थी। हमें उसे बचाना होगा। आपको गलतफहमी हुई है। जब से आप गाड़ी चला रहे हो मेरा ध्यान सामने ही है। आपकी गाड़ी से कोई नहीं टकराया। इस सुनसान रास्ते पर इंसान तो क्या, कोई जानवर भी अब तक नहीं दिखा। फिर एक जली हुई औरत आपकी गाड़ी के सामने कैसे आ सकती है? क्या? अगर गाड़ी के सामने कोई नहीं आया तो फिर मैंने किसे देखा? आपको भ्रम हुआ रहेगा, शायद नींद की वजह से। मेरा घर यहीं से बस 10 मिनट की दूरी पर है। आज रात आप मेरे घर रुक जाइए, सुबह आराम से निकल जाना। अरुण ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। श्रुति रास्ता बताती रही और जैसे उसने कहा था 10-15 मिनट में गाड़ी श्रुति के घर के सामने रुक गई। श्रुति गाड़ी से उतर गई। अरुण भी उतरने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर गाड़ी के शीशे पर गई। गाड़ी की पिछली सीट पर वही जली हुई औरत बैठी थी। उसकी आंखें जलती आग जैसी सीधा अरुण की तरफ घूर रही थी। अरुण डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। अरुण चीख पड़ा और तभी गाड़ी का दरवाजा खुल गया। कि क्या हो गया आपको? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? और इतना पसीना? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ।
दरअसल गाड़ी का दरवाजा जाम हो गया था और मुझे घुटन सी हो रही थी। चलो तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरुण ने गाड़ी से निकलकर उसे लॉक कर दिया और श्रुति के घर की ओर बढ़ा। गांव के बीचों बीच श्रुति का छोटा सा कच्चा मकान था। दीवारें मिट्टी से लीपी हुई थी। अंदर सिर्फ एक बल्ब की हल्की रोशनी जल रही थी। बाकी कमरा आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वैसे तुम्हारे साथ यहाँ और कोई रहता नहीं है क्या? इस घर में आप अकेली ही रहती हो? और आपके घर वाले? घर और परिवार दोनों में बस मैं ही हूँ। कुछ साल पहले माँ चल बसी और उसके 1 साल बाद पिताजी भी चले गए। खेत में काम करती हूँ, उनसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा करती हूँ। आज खेत से ही लौट रही थी जब वो लड़के मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा हुआ जो आप रास्ते में मिल गए, वरना पता नहीं आज मैं अपने घर तक कैसे पहुंचती। अरुण उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद श्रुति चाय का प्याला लेकर आई और अरुण के हाथ में थमा दिया। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? आपको देखकर तो लगता है कि आप शादीशुदा हैं। नहीं, शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मेरी जिंदगी में आना चाहे तो मेरे दिल के रास्ते हमेशा खुले हैं। दरअसल बहुत देर से एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आप बहुत खूबसूरत हैं। इतनी खूबसूरत लड़की का इस तरह अकेले रहना सही नहीं लगता। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आप तो शहर के पढ़े लिखे बाबू हैं, मुझ जैसी गांव की लड़की से शादी क्यों करेंगे? मुझसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मत कीजिए। अरे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और सच में मन कर रहा है कि तुमसे अभी इसी वक्त शादी कर ले। अरुण धीरे धीरे श्रुति की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसके पल्लू को छुआ, अरुण को जोरदार झटका लगा और उसका हाथ बुरी तरह जलने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को? अरुण ने घबराकर अपना हाथ संभाला और श्रुति की तरफ देखा, लेकिन उसी पल श्रुति धुएं में बदलकर अचानक गायब हो गई। अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे सामने से गायब नहीं हो सकती। अरुण ने पूरे घर में नजरें दौड़ाई, लेकिन श्रुति कहीं नजर नहीं आई। डर से उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसके कानों में पायल की छन छन सुनाई दी। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। वहां श्रुति खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। वो धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ रही थी। तो तुम्हें क्या हो गया? इतना लंबा घूंघट क्यों लिया है? और तुम अभी कहाँ गायब हो गई थी? श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। एक झोंके से उसका घूंघट हट गया। अरुण ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा भयानक था। जगह जगह से मांस निकला हुआ, आंखें लटक कर बाहर निकल आई थी। उसका खूबसूरत शरीर अब फटे मांस के टुकड़ों में बदल चुका था। वो अरुण को देखकर मुस्कुराई और भयानक हंसी हंसने लगी। आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जो तूने किया है उसका भुगतान तुझे करना ही पड़ेगा। जो मेरे साथ हुआ था वही तूने उसके साथ किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो मुझे यहाँ से, प्लीज। अरुण भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसने अपने लंबे पैने नाखून अरुण की पीठ में गड़ा दिए। इतनी आसानी से तुझे भागने नहीं दूंगी। तूने उसे बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था। अब तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। कुछ दिन पहले। छी, ये सब क्या है? आज फिर से पीकर आ गए तुम। कम से कम मेरा नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करके ये सब छोड़ दो। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। हट यहाँ से और खाना ले आ मेरे लिए। घर में आते ही दिमाग खराब कर देती। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमसे शादी की मैंने। जाकर अपना काम कर, समझी? इधर दिमाग चाटने को नहीं बोला मैंने। जा खाना लेकर आ। नहीं बनाया मैंने खाना। क्या मतलब नहीं बनाया? तो पूरे दिन घर में किया क्या?
हाँ जल्दी से, और अभी जाकर मेरे लिए खाना बना। नहीं जाऊंगी और नहीं करूंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो बहुत पहले ही तुमसे पीछा छुड़ा लेती। बस बहुत हो गई तेरी बकवास। किस्मत मेरी फूटी थी जो तुझसे शादी की। हर रोज की चिक-चिक अब मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। तो मारो ना, मारो, मुझे रोका किसने? वैसे भी आधी जिंदगी तो तुमने खत्म कर ही दी है मेरी। अरुण नशे की हालत में उठ खड़ा हुआ और नेहा पर हाथ उठा दिया। जब तक नेहा के पापा जिंदा थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से अरुण के नाम प्रॉपर्टी हुई और उसके पापा भी चल बसे, नेहा बिल्कुल अकेली हो गई। उसे ना चाहते हुए भी अरुण को सहना पड़ा। ये जानते हुए भी कि नेहा प्रेग्नेंट है, अरुण ने उसे बेरहमी से पीटा और आधी रात को घर से निकल गया। वो एक बार में जाकर शराब पी रहा था, तभी उसकी एक दोस्त की नजर उस पर पड़ी। अरे ये तो अरुण है, लेकिन इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी बीवी तो प्रेग्नेंट है और ये बेवड़ा यहाँ बैठा है। विकास ने अपने हाथ का ग्लास टेबल पर रखा और अरुण के पास जाकर बैठ गया। साले, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, फिर भी तू यहाँ बैठकर दारू पी रहा है। पता है ना, उसे कभी भी तेरी जरूरत पड़ सकती है। अब तू भी आ गया मुझे ज्ञान देने के लिए। एक तो बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वा कर आया हूं। मन करता जान से मार दूं उसको। जीना हराम कर दिया मेरा, और ऊपर से वो बच्चा, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सिर पे डाल देगी। इससे पहले कि वो बच्चा पैदा हो, मन करता है खत्म कर दूं उसको। क्या बकवास कर रहा है तू? उसके पेट में तेरा बच्चा पल रहा है और तू उसे मारने की बातें कर रहा है। पागल हो गया है क्या? हट, जाने दे मुझे। अरुण बोतल हाथ में उठाकर वहां से चला गया। अगले दिन जब उसका नशा उतरा तो वो नेहा के पास पहुंचा। मुझे पता है कल रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ और अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है और मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। प्लीज नहीं, मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। तुम्हारी डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी है। पता है तुम्हारे लिए ट्रैवल करना ठीक नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी से तो हम जा सकते हैं। तुम्हें पता है ना, मैं कितने टाइम से नेपाल जाना चाहता था। चलो ना, हम दोनों वहां घूमने चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, और डॉक्टर ने वैसे भी मुझे ट्रैवल से मना किया है। मैं अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे कुछ नहीं होगा नेहा, मुझ पर भरोसा करो। मैं बहुत ध्यान से तुम्हें लेकर जाऊंगा, और नेपाल यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। कुछ घंटे ड्राइव करेंगे तो पहुंच जाएंगे। नेहा ऐसी हालत के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अरुण की जिद के आगे उसे मजबूरी में नेपाल जाने के लिए मानना पड़ा। वो गाड़ी लेकर नेपाल के पहाड़ी रास्तों पर निकल गए। रात होते होते वो वहां पहुंच चुके थे। रोड के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। अरुण, थैंक यू यार, मुझे घुमाने लाने के लिए। आज से हम हमें जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तुम भी ये ड्रिंकिंग की आदत छोड़ दो। लेकिन यार, मैं गाड़ी में बहुत परेशान हो रही हूँ। आखिर कितनी दूर है होटल? यहाँ तो दूर दूर तक होटल तो क्या, इस जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं, और अब तुम्हें यहाँ कुछ नजर आएगा भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम मरने वाली हो और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। बेवकूफ लड़की, मुझ पर भरोसा कर लिया और अपना सब कुछ मेरे नाम भी कर दिया। अब जब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है तो तुम मेरे किस काम की हो? तुम्हारे साथ रहकर मैं बंधा हुआ महसूस करता हूं और इस बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने देना चाहता। इसलिए गुड बाय मेरी प्यारी पत्नी। क्या? इससे पहले कि नेहा कुछ और कह पाती, अरुण ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। उस पर बेहोशी की दवा लगी हुई थी। नेहा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अरुण ने उसे गाड़ी से निकाला, जंगल के अंदर घसीट कर ले गया, फिर चाकुओं से उस पर वार करने लगा। उसने नेहा के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी चीखें जंगल के जानवरों तक भी ना पहुंच पाए। उसे मारकर अरुण ने जंगल की मिट्टी में दफना दिया। लेकिन सालों पहले भी किसी और औरत के साथ यही हुआ था। वो भी गर्भवती थी और उसे भी ऐसे ही इल्जाम लगाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इन पहाड़ों में भटकती है और जब भी किसी औरत के साथ अन्याय होता है वो कीच कांडी बनकर अपना बदला लेती है। किचकांडी के नाखून
और उनकी पीठ में गड़े हुए थे। नेहा को तो न्याय मिल गया, लेकिन कीच कांडी की आत्मा आज भी नेपाल के इन पहाड़ों में भटकती है, हर उस शिकार की तलाश में जो अपनी पत्नी के साथ अन्याय करने की हिम्मत करता है।